हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग फीचर इंजीनियरिंग कर रहे हैं और आज हम लोग एक नया चीज़ स्टार्ट करेंगे फीचर इंजीनियरिंग में। इट्स कॉल्ड एनकोडिंग न्यूमेरिकल डेटा या इनकोडिंग न्यूमेरिकल फीचर्स। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सो गाइस, हमने कुछ दिन पहले सीखा था हाउ टू एनकोड अ गिवन कैटेगोरिकल वेरिएबल। आज हम उसका एक दूसरा वेरिएशन देख रहे हैं कि न्यूमेरिकल डेटा को कैसे एनकोड करना है। मतलब अगर आपके पास एक डेटा है, लेट्स से एज, और एज में अलग अलग वैल्यूज हैं 27, 28, 39 एंड सो ऑन। तो आप इसको प्रिसाइजली कैटेगोरिकल डेटा में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी। ठीक है। नाउ यू माइट थिंक कि न्यूमेरिकल डेटा तो अच्छा होता है, फिर न्यूमेरिकल डेटा को कैटेगोरिकल डेटा में क्यों बदलना है? सो ऑनेस्टली डिपेंड्स। कभी कभी ऐसी जरूरत आ जाती है कि आपके पास जो न्यूमेरिकल डेटा है उससे बेटर रिप्रेजेंटेशन तब होगा जब वो डेटा कैटेगोरिकल होगा। आई कैन गिव यू वन एग्जांपल। कुछ दिन पहले मैं एक छोटे से मशीन लर्निंग प्रॉब्लम पे काम कर रहा था और वहां पे गूगल प्ले स्टोर, जहां से आप एप्स डाउनलोड करते हो, उसका डेटा सेट था। राइट। अब वहां पे एक कॉलम था, नंबर ऑफ डाउनलोड्स बोल के। ठीक है। अब नंबर ऑफ डाउनलोड्स जो अपना कॉलम था, इसमें अजीब अजीब वैल्यूज थी। मतलब जो कुछ बहुत कम फेमस एप्स थे उनमें इस तरह की वैल्यूज थी 23। जो कोई बहुत बड़े अपने फेमस एप्स थे उनमें बहुत बड़ी वैल्यू थी, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, बहुत ज्यादा बड़ी। ठीक है, फिर कोई छोटी वैल्यू थी। राइट। तो ये जो न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन है ये एक्चुअली बहुत ज्यादा आपको हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि अगर आप इसको प्लॉट करोगे तो ये कर्व कुछ ऐसा आएगा। मतलब बहुत सारे एप्स का डाउनलोड बहुत कम है और फिर कुछ एप्स का डाउनलोड बहुत ज्यादा है। राइट। तो यहां पर मैंने क्या किया था कि मैंने इस न्यूमेरिकल डेटा को कैटेगरीज में कन्वर्ट कर दिया था बाय क्रिएटिंग बिन्स। मतलब 100 प्लस डाउनलोड्स, ठीक है, 1000 प्लस डाउनलोड्स, 1 मिलियन प्लस डाउनलोड्स, 10K प्लस डाउनलोड्स, 1 बिलियन डाउनलोड्स। ठीक है। तो अब सडनली से जैसे ही मैंने ये किया, उसके बाद मेरा जो पूरा का पूरा प्रॉब्लम था वो थोड़ा इजी हो गया, थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया और रिजल्ट्स भी बेटर आने लग गए। तो वही मैं आपको बोल रहा हूँ कि इट्स वेरी प्रॉब्लम स्पेसिफिक, कि आपको कभी ऐसा करना पड़ सकता है कि आप अपने न्यूमेरिकल डेटा को कैटेगोरिकल डेटा में कन्वर्ट करो। ठीक है। तो आज के वीडियो में हम वही देखने वाले हैं। देयर आर टू फेमस टेक्निक्स न्यूमेरिकल को कैटेगोरिकल में कन्वर्ट करने के लिए। दो टेक्निक्स हैं। द फर्स्ट टेक्निक इज कॉल्ड डिस्क्रिटाइजेशन। डिस्क्रिटाइजेशन, जिसको हम बिनिंग बोलते हैं। हाँ, ये थोड़ा कॉमन टर्म है। कुछ जगहों पे आपको डिस्क्रिटाइजेशन मिलेगा और कुछ जगहों पे आपको बिनिंग मिलेगा। ठीक है, तो आई प्रेफर बिनिंग क्योंकि मैं डिस्क्रिटाइजेशन बोल नहीं पाता हूँ। सो बिनिंग इज द फर्स्ट वे। द सेकेंड वे इज कॉल्ड बाइनराइजेशन। ठीक है। और यही दो टेक्निक्स हमें इस वीडियो में सीखने हैं। सो पहले मैं आपको डिस्क्रिटाइजेशन पढ़ाऊंगा, बिनिंग, थोड़ा डिटेल में, और फिर मैं आपको थोड़ा आइडिया दूंगा बाइनराइजेशन का, एंड दैट्स इट। ये दो टेक्निक्स अगर आपने सीख लिया तो फिर आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा अपने न्यूमेरिकल डेटा को कैटेगोरिकल में कन्वर्ट करने में। ठीक है। तो लेट्स फर्स्ट फोकस ऑन डिस्क्रिटाइजेशन, और हम बोल सकते हैं इसको बिनिंग। ठीक है। सो मैं इसको थोड़ा नीचे ले आता हूँ क्योंकि दिख नहीं रहा है। सो या डिस्क्रिटाइजेशन या बिनिंग को अगर आप डिफाइन करना चाहो तो यहाँ लिखा हुआ है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग कंटिन्यूअस वेरिएबल्स इनटू डिस्क्रीट वेरिएबल्स by creating a set of contiguous intervals that span the range of the variable's value. Discretization is also called binning, where bin is an alternative name for interval. ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। आप करते क्या हो यहाँ पे कि मान लो आपके पास एज बोल के एक कॉलम है जहां पे खूब सारी वैल्यूज है, 23, 42, 57, 81, 100। राइट। अब आपने बोला कि मुझे इसको डिस्क्रीट में कन्वर्ट करना है। तो आप क्या करोगे, आप इसमें इंटरवल्स बना दोगे। 0 से 10 एक इंटरवल है जिसको आप बिन बोल सकते हो, 10 to 20 दूसरा है, जैसे हिस्टोग्राम काम करता है बिल्कुल वैसे ही, 20 to 30 एंड सो ऑन। तो अब बस आप चेक कर लोगे कि 0 से 10 के बीच में कितनी वैल्यूज है, 5, 10 से 20 के बीच में कितनी है, 6, 20 से 30 के बीच में कितनी है, 10। और आपका जो ये ग्राफ था एज का, जो पता नहीं कुछ ऐसा ग्राफ था अगर पीडीएफ, मतलब पहले अगर हिस्टोग्राम ऐसा आ रहा था, तो बेसिकली वही आप उसका हिस्टोग्राम बना रहे हो।
range में ना, given range 0 to 10, 10 to 20 and so on. तो this is what discretization is. Roughly speaking यही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको discretization समझ में आ गया। अब फायदा क्या होता है डिस्क्रिटाइजेशन को यूज करके, बिनिंग करके क्या फायदा होता है? दो फायदे होते हैं। पहला ये होता है कि आप आउटलायर्स को थोड़ा बेटर हैंडल कर पाते हो। कैसे? अब मान लो यहां पर कोई एकदम लास्ट में कोई बंदा है जिसका एज बहुत ज्यादा है, तो ऑब्वियसली ये आउटलायर है। बट जैसे आप बिन्स बनाते हो तो आप मान लो आपका आखिरी बिन ये था, तो आपकी यहां वाली वैल्यू और आपकी यहां वाली वैल्यू दोनों को बराबर मान रहे हो आप इस बिन के बराबर। तो आपका आउटलायर इज नाउ सिमिलर टू दिस गाय जो एकदम शुरू में था उस बिन के। तो आउटलायर्स को आप थोड़ा हैंडल कर पाते हो, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट रीजन। सेकंड रीजन इज टू इंप्रूव द वैल्यू स्प्रेड। मतलब ये जो डेटा का स्प्रेड है, अगर बीच में बहुत ज्यादा डेटा है तो आप उसको स्प्रेड कर सकते हो। मैं आपको बताऊंगा, इसमें 3 टेक्निक्स हम पढ़ेंगे, उसमें से एक टेक्निक यूज करके आप ये कर पाओगे। यू विल बी एबल टू इंप्रूव द वैल्यू स्प्रेड। आप डेटा का स्प्रेड को थोड़ा यूनिफॉर्म कर पाओगे, यही हमें करना है, ठीक है। अब लेट्स क्विकली डिस्कस कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिस्क्रिटाइजेशन, ठीक है। तो 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है डिस्क्रिटाइजेशन या बिनिंग। मैं एक एक करके लिखता हूं। तो एक क्लास ऑफ बिनिंग होता है अनसुपरवाइज्ड बिनिंग, अनसुपरवाइज्ड बिनिंग। सेकेंड क्लास होता है सुपरवाइज्ड बिनिंग, और जो थर्ड होता है वो एक क्लास नहीं है, वो एकदम अलग टाइप का है, उसको बोलते हैं कस्टम बिनिंग। ये हम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। अब अनसुपरवाइज्ड में आपके पास 3 टेक्निक्स होते हैं। एक होता है इक्वल विड्थ बिनिंग, ठीक है। इसको हम यूनिफॉर्म बिनिंग भी बोलते हैं, ठीक है। सेकेंड होता है इक्वल फ्रीक्वेंसी बिनिंग, ठीक है। इसको हम क्वांटाइल बिनिंग भी बोलते हैं। और थर्ड जो होता है उसको हम बोलते हैं के मीन्स बिनिंग, और इसको हम के मीन्स बिनिंग ही बोलते हैं, ठीक है। और सुपरवाइज में एक ही बिनिंग टेक्निक यूज होता है, उसको बोलते हैं डिसीजन ट्री बिनिंग, ठीक है। सो हम आज के वीडियो में इसको छोड़ करके बाकी सब पढ़ेंगे। हम इक्वल विड्थ बिनिंग पढ़ेंगे, इक्वल फ्रीक्वेंसी भी पढ़ेंगे, के मीन्स वाला भी पढ़ेंगे, और कस्टम बिनिंग भी पढ़ेंगे। मैं इसके ऊपर फोकस नहीं कर रहा है क्योंकि इसको पढ़ने के लिए आपको डिसीजन ट्री का समझ होना चाहिए। मैं बाद में इसके बारे में कोई वीडियो बना दूंगा। मोस्टली जब आप बिनिंग करते हो तो आप यही 4 टेक्निक्स में से कोई एक यूज करते हो। ये थोड़ा रेयर है तो इसलिए मैं इसको कवर नहीं कर रहा इस वीडियो में। आप खुद भी पढ़ सकते हो, मतलब यू विल गेट अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज अबाउट देम, ठीक है। सो नाउ लेट्स फोकस ऑन द फर्स्ट वन। पहले वाले पे फोकस करते हैं, दैट इज इक्वल विड्थ या फिर यूनिफॉर्म बिनिंग, ठीक है। अब यहां पे फंडा क्या है? फंडा बहुत सिंपल है। जो आपने अभी तक बिनिंग का डेफिनेशन पढ़ा, आप एग्जैक्टली वही यहां पे करते हो। मान लो आपके पास एज बोल के डेटा है, अलग अलग नंबर्स हैं, अलग अलग नंबर्स हैं। तो आप क्या करोगे? आप सबसे पहले बताओगे, खुद से आपको बताना पड़ता है कि आपको बिन्स कितने चाहिए। बिन्स कितने चाहिए? लेट्स से आपने बोला मुझे 10 बिन्स चाहिए, ठीक है। ये बिन्स आपको डिसाइड करने पड़ते हैं। आपने बोला 10 बिन्स चाहिए, तो अब एक फॉर्मूला लगता है कि फॉर्मूला ये होता है मैक्स माइनस मिन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बिन्स। अब मान लो आपका मैक्स वैल्यू 100 और आपका मिन वैल्यू 0 है, लेट्स से, और आपके नंबर ऑफ बिन्स 10 है। तो होगा क्या कि आपका जो इंटरवल्स बनेंगे वो कैसे बनेंगे? 100 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 10, मतलब कि 10। अब जो आपके इंटरवल्स बनेंगे वो ऐसे बनेंगे, 0 से लेके 10, ये आपका पहला इंटरवल या पहला बिन है। उसके बाद दूसरा बनेगा 10 से लेके 20, उसके बाद 20 से लेके 30 एंड सो ऑन। दीज आर योर बिन्स, और ये टोटल मिला के कितने बिन्स हुए? 10 बिन्स हुए। अब आपको क्या करना है? हर वैल्यू को उठाना है और क्वेश्चन करना है कि ये कौन से बिन में आएगा। इस बिन में आएगा, तो यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है। ये कौन से बिन में आएगा? ये अगले वाले में आएगा, यहाँ पे 1 आ गया। ये किस में आएगा? ये यहाँ पे आएगा, ठीक है। 56 किस में आएगा? ये बीच में कहीं पे आएगा। और इस तरीके से आप हर जगह पे कितने
नंबर मतलब बेसिकली कितना फ्रीक्वेंसी आ रहा है वो आप लिख दोगे। जैसे 0 से 10 के बीच में 5 लोगों का एज है, 10 से 20 के बीच में 16 लोगों का एज है, 20 से 30 के बीच में 17 लोगों का एज है, और 90 से 10 के बीच में 5 लोगों का एज है। और फिर आप इसको प्लॉट कर सकते हो। ये आपका पहला बिन का वैल्यू, दूसरा बिन, तीसरा बिन और लास्ट बिन, और हर बिन में आपके पास हिस्टोग्राम में यू कैन प्लॉट द वैल्यूज लाइक दिस। ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड इक्वल विड्थ। क्योंकि अगर आप नोटिस करो, आपका जो ये बिन है, ये जो इंटरवल है, सारे इंटरवल्स में सेम आपने विड्थ रखा है 10 का। ठीक है, तो दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड इक्वल विड्थ बिनिंग। ठीक है, या फिर इसको यूनिफॉर्म भी बोलते हैं। यहाँ पे मैंने दिखा रखा है, मैंने एक कोड लिख रखा था पहले से। जैसे कि एज 43 है, मान लो एज 43 है, तो ये 5th वाले बिन में आया। जैसे ये फर्स्ट बिन है, ये सेकंड बिन है, ये थर्ड बिन है, इसके बाद 4th और 5th बिन में आया, और ये रहा उसका रेंज 40 से लेके 48 तक। ठीक है, 44 वाला भी उसी में आया, 15 वाला फर्स्ट वाले में आया और ये उसका रेंज है। ठीक है, 30th थर्ड वाले में आया और ये उसका रेंज है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, हिस्टोग्राम जैसे बनाते हैं बस वही आप कर रहे हो। अब इस तरह के बिनिंग में क्या होता है कि आपका पहला फायदा ये होता है कि आउटलायर्स थोड़े से हैंडल हो जाते हैं। लास्ट वाला जो डेटा है वो आखिरी बिन में आ जाता है, तो बाकी सबकी तरह ट्रीट होता है। सेकेंड, यहाँ पे जो आपका स्प्रेड ऑफ डेटा है वो चेंज नहीं होता। जैसे मान लो आपका स्प्रेड ये था, तो आप हिस्टोग्राम जब बनाते हो तो हिस्टोग्राम भी बिल्कुल ऐसा ही दिखाई देता है। तो स्प्रेड में कोई चेंज नहीं होता, नो चेंज इन स्प्रेड ऑफ द डेटा। डेटा जिस तरीके से फैला हुआ है उसमें कोई डिफरेंस नहीं आता। ठीक है, तो आउटलायर्स को हैंडल करने के लिए आप ये वाला बिनिंग टेक्निक यूज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे इतना ही पढ़ना था। दिस इज यूनिफॉर्म बिनिंग। सो द सेकंड टेक्निक इज कॉल्ड इक्वल फ्रीक्वेंसी, या फिर क्वांटाइल बिनिंग बोलते हैं इसको। ठीक है, सो बहुत सिंपल एक्चुअली। यहाँ पे आप क्या करते हो कि जब आपको फिर से बताना पड़ता है कि आपको कितने बिन्स चाहिए। जैसे फिर से लेट्स से आपने बोला मुझे 10 बिन्स चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करोगे आप, जितने आपको इंटरवल्स या बिन्स चाहिए आप उतने ही क्वांटाइल्स के ऊपर काम करते हो। आई होप आपको क्वांटाइल्स पता है। ठीक है, सो इसका बेसिक मतलब ये हुआ कि अगर आपको इस डेटा के ऊपर 10 इंटरवल्स चाहिए, तो ईच इंटरवल विल कंटेन 10% ऑफ द टोटल ऑब्जर्वेशन। सिंपल है, मतलब आप 0 से स्टार्ट करके उस एज तक जाओगे जहां पर आपका 10th परसेंटाइल वैल्यू है। ठीक है, मान लो वो वैल्यू आया 16। इसका मतलब क्या हुआ, 0 से 16 के बीच में 10% ऑफ द पॉपुलेशन रिसाइड्स। 10% लोगों का एज 0 से 16 के बीच में। फिर आप 16 से उस एज तक जाओगे जहां पर आपको 20th परसेंटाइल मिलेगा। मान लो कि 20 पे मिला, तो 16 से 20 के बीच में आपका मतलब 0 से 20 के बीच में अब 20% ऑफ द पॉपुलेशन लाइज। फिर से एक और देखते हैं। फिर आप 20 से उस नंबर पे जाओगे जहां पे आपका 30th परसेंटाइल होगा। जैसे इस केस में इट इज 22। तो इसका मतलब ये हुआ कि 0 से लेके 22 तक आपका 30% पॉपुलेशन रहता है, एंड सो ऑन। और इस तरीके से आप 10 इंटरवल्स क्रिएट करोगे या 10 क्वांटाइल्स क्रिएट कर दोगे। ठीक है, अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है गाइस, कि आपका हर इंटरवल का जो विड्थ है वो बराबर नहीं है। जैसा अगर आपको याद होगा, इक्वल विड्थ में क्या हो रहा था, 10 0 से 10, 10 से 20, 30, 20 से 30, 10 का विड्थ था। यहाँ पे ऐसा जरूरी नहीं है। यहाँ पर यू कैन सी फर्स्ट वाले का विड्थ 16 है, सेकंड वाले का 4 है, थर्ड वाले का 2 है, बट उसमें कितने लोग आ रहे हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड क्वांटाइल बिनिंग, एंड ऑनेस्टली ये थोड़ा ज्यादा यूज होता है इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस वन। उसके दो रीजंस हैं। पहला, ये पिछले वाले की तरह आउटलायर्स पे अच्छा काम करता है, और सेकंड, ये आपके स्प्रेड को, वैल्यू स्प्रेड को यूनिफॉर्म बनाता है। मतलब जब आप इसका रिजल्ट देखोगे, तो सिंस हर इंटरवल में लगभग बराबर आइटम्स आते हैं, तो आपका ये हिस्टोग्राम थोड़ा ऐसा दिखाई देता है, इस तरीके का, एकदम बराबर सा। ठीक है, तो ये आपका वैल्यू स्प्रेड को यूनिफॉर्म बनाता है। ठीक है, तो ये दोनों बेनिफिट्स हैं। फर्स्ट, आउटलायर हैंडल कर रहा है, और सेकंड, आपका वैल्यू स्प्रेड को इंप्रूव कर रहा है। ठीक है, तो ये हम थोड़ा ज्यादा यूज करते हैं। इनफैक्ट दिस विल बी द डिफॉल्ट वैल्यू जब हम scikit-learn यूज करेंगे। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड वन। ये सबसे इंटरेस्टिंग है। इसको बोलते हैं के मीन्स बिनिंग।
के मीन्स बिनिंग में क्या होता है कि आप एक क्लस्टरिंग एल्गोरिदम यूज करते हो, जो आप फ्यूचर में पढ़ोगे भी। उस एल्गोरिदम का नाम है के मीन्स। इट्स अ क्लस्टरिंग एल्गोरिदम, ठीक है। ये क्या करता है, ये क्लस्टर्स बनाता है। मतलब मैं आपको एक रफ एस्टिमेशन बताता हूं कि अगर आपका डेटा कुछ ऐसा है, तो ये एल्गोरिदम क्या करेगा, ये क्लस्टर्स फॉर्म कर देगा ऑटोमेटिकली। अब आप बोलोगे ये तो मुझे दिख रहा है, तो वो इसलिए दिख रहा है क्योंकि आप 2D में हो, बट आपका डेटा 10D में भी हो सकता है। तो इस एल्गोरिदम की खासियत क्या है कि ये 10D में भी, 25D में भी, ND में भी क्लस्टर्स बना के आपको दे देता है, ठीक है। तो यही सेम एल्गोरिदम को यूज किया जाता है एज अ थर्ड टेक्निक फॉर डिस्क्रिटाइजेशन। कैसे होता है, बिफोर डिस्कसिंग की कैसे होता है, आप ये जान लो कि ये स्पेशली तब यूज किया जाता है जब आपका डेटा थोड़ा सा क्लस्टर्स में फैला हुआ हो। मतलब कुछ दूर तक कुछ लोगों का एज है, फिर थोड़ी दूर के बाद दूसरे लोगों का एज है, फिर थोड़ी दूर के बाद दूसरे लोगों का एज है। यहाँ पर यू कैन सी हमारा डेटा क्लस्टर्स में है। देख रहे हो, क्लस्टर्स में, मतलब इतनी दूर में कोई वैल्यू नहीं है, फिर इतनी दूर में कोई वैल्यू नहीं है। अगर इस तरह का डेटा आपको मिलता है तो आपका के मीन्स ज्यादा बढ़िया काम करेगा, अदरवाइज बाकी दोनों से आप अपना काम चला सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप करते क्या हो कि आपने लेट्स से बोला कि मुझे इंटरवल्स या बिन्स 5 चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरवल को सेंट्रोइड बोला जाता है इस एल्गोरिदम के नोमेनक्लेचर के हिसाब से। इसको सेंट्रोइड बोला जाता है। तो आप क्या करते हो, आप रैंडमली कहीं पे भी वो इंटरवल्स क्रिएट कर देते हो, कहीं पे भी, कोई लॉजिक नहीं है, कहीं भी आपने 5 क्रिएट कर दिए। अब आप क्या करोगे, हर 2 इंटरवल्स के को बाइसेक्ट करता हुआ एक लाइन बना दोगे, जैसा कि हमने यहाँ पे बनाया। ये देखो, ये जो ब्लैक लाइंस हैं, ये एक्चुअली, ये जो डायग्राम मैंने जहां से उठाया है, उन लोगों ने बाइसेक्ट करने वाला टेक्निक यूज नहीं किया है। चलो ठीक है, मैं आपको दूसरा टेक्निक बताता हूँ जो इन लोगों ने यूज किया है। फालतू में आप कंफ्यूज हो गए। सो आप क्या करते हो, आप हर पॉइंट का डिस्टेंस कैलकुलेट करते हो। जैसे अगर आप इस पॉइंट का बात करो, ये फर्स्ट वाले पॉइंट का बात करो, तो आप हर पॉइंट का डिस्टेंस कैलकुलेट करते हो हर सेंट्रोइड के साथ। ऐसा आप हर पॉइंट के लिए करते हो, और फिर जो पॉइंट जिस सेंट्रोइड के पास होता है, आप उसको उस क्लस्टर में मान लेते हो। जैसा कि यहां पे देखो, इन सारे पॉइंट्स का डिस्टेंस इस सेंट्रोइड से नियरेस्ट था, तो इसीलिए ये सब येलो लेबल हो गए या फिर येलो क्लस्टर में आ गए। ये सारे ऑरेंज क्लस्टर में आ गए, ये सारे ब्लैक क्लस्टर में आ गए, ये व्हाइट और ये गोल्डन क्लस्टर में आ गए, ठीक है। एक सेकेंड टेक्निक ये हो सकता था कि आप 2 क्लस्टर्स के बीच में एक बाइसेक्शन कर देते। बाइसेक्शन के इस तरफ सब कुछ इस क्लस्टर में, और इस तरफ सब कुछ इस क्लस्टर में। बट मैंने आपको पहला टेक्निक बता दिया, आप सबसे डिस्टेंस निकालते हो और फिर आप डिसाइड करते हो कि एक गिवन पॉइंट कौन से क्लस्टर के क्लोजेस्ट है, जिस भी कौन से सेंट्रोइड के क्लोजेस्ट है, जिस भी सेंट्रोइड के क्लोजेस्ट है आप उसको उसी क्लस्टर में मैप कर देते हो। अब मान लो कि जैसे आपने मैपिंग किया, तो मैपिंग करने के बाद आप क्या करते हो कि आप इस सेंट्रोइड को मूव करते हो। सेंट्रोइड को मूव करने का मतलब क्या है, यहां पे देखो मैंने कैसे मूव किया। ये जो था, सेंट्रोइड मूव करने का मतलब हुआ कि आप इन तीनों के मीन से, मतलब बेसिकली सेंट्रोइड को आप इन 6 के मीन पे भेज दोगे। जैसे इन 6 का मीन इस जगह पे था, तो मैंने इसको उठा करके, बहुत छोटा सा शिफ्टिंग हुआ है, ध्यान दो समझ में आ जाएगा। यहाँ पे लास्ट वाले क्लस्टर में अगर आप देखो, तो इन तीनों का जो मीन वैल्यू था वो इस जगह पे था, और क्लस्टर जो हमारा सेंट्रोइड था ये शुरू में यहाँ पे था, तो आप इसको हल्का सा शिफ्ट देके यहाँ पे ले आए, ठीक है। ऐसा आप सभी के साथ करते हो। नाउ सेंटर आपका सेंट्रोइड सारे शिफ्ट हो गए, तो आप फिर से क्या करते हो, स्टेप 1 रिपीट करते हो। स्टेप 1 के हिसाब से क्या करते हो, आप फिर से हर पॉइंट का हर सेंट्रोइड के साथ डिस्टेंस कैलकुलेट करते हो, ठीक है। और फिर डिसाइड करते हो कि हर पॉइंट कौन से क्लस्टर में जाएगा, और फिर से पूरे क्लस्टर्स रीअसाइन होते हैं। फिर से आप मीन पर सेंट्रोइड को भेजते हो, और ऐसा आप तब तक करते जाते हो जब पिछले स्टेप और करंट स्टेप में कोई डिफरेंस नहीं आता। अगर आपको ये पूरा एल्गोरिदम समझ में नहीं आया, तो आप मेरे चैनल पे जाके के मींस क्लस्टरिंग का वीडियो देखो, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एल्गोरिदम। वो सेम एल्गोरिदम को इन लोगों ने बिनिंग के लिए यूज किया है, और इवेंचुअली जब आपके सारे क्लस्टर सही से बन जाते हैं, तो आपको आपके सेंट्रोइड्स का वैल्यू मिल जाता है, और जो सेंट्रोइड का वैल्यू है वही आपका इंटरवल का वैल्यू है, वही आपका बिन है, ठीक है। तो ये वाला तब यूज होता है, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये तब यूज होता है जब आपका जो डेटा है वो क्लस्टर्स के फॉर्म में स्प्रेड होता है।
ठीक है, तो दैट्स इट, यही 3 टेक्निक्स होती हैं। अब अगर आप बात करो कि कैसे इंप्लीमेंट करना है इस पूरी चीज को, तो आपको खुद कुछ भी नहीं करना है, आपके पास scikit-learn है। scikit-learn में एक क्लास होती है जिसको हम बोलते हैं के बिन्स डिस्क्रेटाइजर। आपको बस इस क्लास को कॉल करना होता है। यहाँ पे 3 पैरामीटर्स आपको बताने होते हैं। पहला, आपका नंबर ऑफ बिन्स क्या होंगे। दूसरा, आपका स्ट्रैटेजी क्या होगा। स्ट्रैटेजी में 3 वैल्यूज होती हैं, यूनिफॉर्म, क्वांटाइल और के मीन्स, तीनों टेक्निक्स के लिए। और जो थर्ड चीज होती है वो होता है एनकोडिंग। मतलब जब आप कन्वर्ट कर देते हो, मतलब आप एनकोड कर देते हो डिस्क्रीट वेरिएबल में, तो आपको इस तरीके से आउटपुट मिलता है। जैसे यहाँ पे देखो 43 के बदले 5 आ गया, क्योंकि ये 5th इंटरवल में जाके गिरा, 5th बिन में जाके गिरा। तो वो बस आपको बताना होता है कि ये जो एनकोडिंग होगा ये कैसे होगा। तो यहां पर आपको बस दो ऑप्शंस मिलते हैं। पहला ऑप्शन होता है ऑर्डिनल, मतलब अगर आपको लगता है कि ऑर्डर में एक वैल्यू होगा, कैटेगोरिकल डेटा में देयर इज अ ऑर्डरिंग, तो आप ऑर्डिनल यूज करते हो, अदरवाइज वन हॉट एनकोडिंग यूज करते हो। ठीक है, तो जनरली ऑर्डिनल ही रहता है, वन हॉट एनकोडिंग बहुत कम रहता है। मैं आपको जल्दी से इसका डॉक्यूमेंटेशन दिखा देता हूँ। यू कैन सी, ये रहा डॉक्यूमेंटेशन, नंबर ऑफ बिन्स, एनकोड और स्ट्रैटेजी, यही 3 वैल्यूज हैं जिनको आप हैंडल करते हो। दैट्स इट, यहाँ पे और कुछ खास नहीं है। ठीक है, तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखाऊंगा जहां पर हम फिर से टाइटैनिक वाला डेटा सेट यूज करेंगे। और वहां पे ऑब्वियसली मैं सबसेट ऑफ कॉलम्स लूंगा, सारे कॉलम्स नहीं लूंगा। और मैं आपको विदाउट बिनिंग और विथ बिनिंग प्रिडिक्शन करके दिखाऊंगा। और देखना कुछ जगहों पे आपको फायदा होता हुआ दिखाई देगा। ऑल्दो ये डेटा सेट बहुत एप्रोप्रिएट नहीं है बिनिंग करने के लिए, बट करके देखते हैं। ठीक है, तो मैंने एक नोटबुक ऑलरेडी बना रखा है और मैं उसी को यूज करने वाला हूँ। तो ये हमारे सारे के सारे इंपोर्ट्स हैं। यहाँ पे PLT एज इन मैटप्लॉटलिब आया, यहाँ पे ट्रेन टेस्ट स्प्लिट आया, डिसीजन ट्री क्लासीफायर आया क्योंकि मैं प्रिडिक्शन करने वाला हूँ, एक्यूरेसी स्कोर निकालने के लिए, क्रॉस वैल स्कोर क्रॉस वैलिडेशन के लिए। ये रहा मेरा मेन क्लास के बिन्स डिस्क्रिटाइजर, प्री प्रोसेसिंग में मिलता है आपको। और कॉलम ट्रांसफॉर्मर, इससे आप अब तक आई गेस एकदम कंफर्टेबल हो गए होंगे। सो अब सबसे पहले क्या किया, मैंने train.csv को इंपोर्ट किया और मैं सिर्फ इन 3 कॉलम्स पे काम करूंगा, एज, फेयर, सर्वाइव्ड और फाइल नॉट फाउंड एरर। सो एनीवेज गाइस, कुछ पाथ का इशू हो गया था। मैंने फोल्डर का नाम चेंज कर दिया था और मैंने यहाँ पे चेंज नहीं किया, सो इसलिए एरर आ रहा था। एनीवेज इग्नोर, कोड बिल्कुल सेम है। और मैंने ये 3 कॉलम्स यूज किए। हमें पहले से पता है कि एज में मिसिंग वैल्यूज हैं, तो मैंने जितनी भी मिसिंग वैल्यूज वाले रो थे इनको ड्रॉप कर दिया। ठीक है, जानबूझ के थोड़ा डिफिकल्ट बनाने के लिए प्रॉब्लम को। और ये रहा मेरा डेटा का शेप। देर आर ओनली 714 रोज, 891 थे, उसमें से 177 रोज डिलीट हो गए क्योंकि 177 मिसिंग वैल्यूज है एज में। और ये रहा मेरा करेंट डेटा फ्रेम। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, पहले आपको दिखाऊंगा विदाउट अप्लाइंग एनी सॉर्ट ऑफ बिनिंग मेरा रिजल्ट कैसा आ रहा है। ठीक है, तो एक्स और वाई को एक्सट्रैक्ट किया, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट मारा, ये सब कुछ समझाने का नहीं है गाइस, तो मैं नहीं समझा रहा हूँ। ये रहा मेरा एक्स ट्रेन, एज और फेयर कॉलम है इसके अंदर। उसके बाद मैंने CLF बोल के एक ऑब्जेक्ट बनाया डिसीजन ट्री क्लासीफायर का, मॉडल को ट्रेन किया, एक्स टेस्ट के ऊपर फिट करके सॉरी प्रिडिक्ट करके वाई प्रेड कैलकुलेट किया और फिर एक्यूरेसी स्कोर निकाला जो कि 62.9 आ रहा है। So without applying any sort of transformation on my numerical columns, I am getting a accuracy of 62%. ठीक है, अब मैं जल्दी से क्रॉस चेक कर लेता हूँ यूजिंग क्रॉस वैल स्कोर। तो उसी अराउंड आ रहा है, उसी अराउंड आ रहा है, कुछ खास डिफरेंस नहीं है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम अपना अप्लाई कर रहे हैं डिस्क्रिटाइजर। ठीक है, सो मैंने 2 ऑब्जेक्ट्स बनाए, केबिन एज बोल के और केबिन फेयर बोल के। तो पहले वाले में एक्चुअली दोनों का वैल्यू मैंने सेम रखा है। आप चाहो तो एक स्टेप में भी कर सकते थे, मैंने नहीं किया, मैंने 2 अलग स्टेप्स में किया, सो दैट फ्यूचर में आपको अगर
पहले वाले में के मीन्स लगाना हो, दूसरे वाले में यूनिफॉर्म लगाना हो, तो आप कर पाओ इस तरीके का। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सबसे शुरू में हम लोग यूनिफॉर्म लगाते हैं। ठीक है, या फिर सबसे पहले मैं आपको क्वांटाइल दिखाता हूँ। क्वांटाइल हमारा पहला स्ट्रैटेजी है, और व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू टेक 10 बिन्स। ठीक है, तो ये मेरा मैंने क्रिएट कर लिया ऑब्जेक्ट। अब मैंने कॉलम ट्रांसफॉर्मर बनाया। कॉलम ट्रांसफॉर्मर में मैंने दो कॉलम ट्रांसफॉर्मर, मतलब एक ही कॉलम ट्रांसफॉर्मर मैंने दो स्टेप्स डाले। पहला स्टेप का नाम है फर्स्ट, और इसमें मैंने केबिन एज को भेजा, और यहाँ पे मैंने इंडेक्स दे दिया मेरे कॉलम का, और एक्सट्रेन में एज मेरा पहला कॉलम है तो इसका इंडेक्स 0 होगा। और सिमिलरली सेकंड नाम का स्टेप बनाया जिसमें केबिन फेयर भेजा, और यहाँ पे 1 डाल दिया। ठीक है, तो ये मेरा कॉलम ट्रांसफॉर्मर है। और ये स्टेप में मैंने ट्रांसफॉर्म किया एक्सट्रेन को, और फिर ट्रांसफॉर्म किया एक्सटेस्ट को, और इन दो वेरिएबल्स में डाल दिया। ठीक है, अब इस स्टेप पे आप क्या कर सकते हो, आप थोड़ा सा देख सकते हो। अगर आप trf डॉट नेम्ड ट्रांसफॉर्मर लिखो तो आपको अपने दोनों ट्रांसफॉर्मर्स मिल जाएंगे, फर्स्ट और सेकंड। अब लेट्स से मुझे फर्स्ट वाले में देखना है कि क्या चल रहा है, तो मैंने फर्स्ट लिखा, ये रहा। और यहाँ पे अगर मैं डॉट मारूं, और यहाँ पर अगर आप देखो तो एक अपने पास एट्रीब्यूट है n अंडरस्कोर बिन्स। आप ये चला के देख सकते हो, n अंडरस्कोर बिन्स अंडरस्कोर, और ये देखो 10 बिन्स क्रिएट हुए हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं फर्स्ट के बदले सेकंड वाले स्टेप में चेक करता तो 10 वैल्यूज क्रिएट हुए हैं। ठीक है, आप चाहो तो ये भी देख सकते हो कि बिन एजेस क्या है, बेसिकली वो रेंज क्या है जिसमें बिन क्रिएट हुआ है, आप ये भी कर सकते हो। आपको बस क्या करना पड़ेगा, इस एट्रीब्यूट को कॉपी करना पड़ेगा और यहाँ पे आप डाल दोगे, और ये रहेगा ये रहा अपना पहला इंटरवल 0 से 7.75। हम फेयर कॉलम का बात कर रहे हैं, और उसके बाद 7.75 से 7.89, और हाँ क्योंकि हमने क्वांटाइल यूज किया ना तो यूनिफॉर्म विड्थ नहीं आएगा, और 7.89 से 9.225। अगर आप यहाँ पे फर्स्ट लिखो तो ये एज कॉलम के ऊपर आ जाएगा, और ये देखो 0.42 से 14 ये हमारा पहला क्वांटाइल रेंज है जहाँ पे 10 परसेंटाइल वैल्यूज लाई कर रही हैं, 10% वैल्यूज लाई कर रही हैं। 0.42 से 19 के बीच में 20 परसेंटाइल वैल्यूज लाई कर रही हैं। ठीक है, सो ये आप चला के देख सकते हो। और अब मैंने क्या किया, मैंने एक डेटा फ्रेम फॉर्म किया। ये कोड आप बाद में समझ लेना, देख करके, कुछ खास कोड नहीं है, इसका आउटपुट देखने लायक है। ये रहा इसका आउटपुट गाइस, इसी का कटआउट मैंने आपको वीडियो में शुरू में दिखाया था। ये देखो एज इनिशियली ऐसा दिखता था, अब ट्रांसफॉर्म करने के बाद ऐसा दिखता है। ठीक है, सिमिलरली फेयर ऐसा दिखता था, ट्रांसफॉर्म करने के बाद ऐसा दिख रहा है, डिस्क्रीट वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया। और अगर आप एज के लेबल की बात करो तो 9 जो आ रहा है वो इस रेंज में आ रहा है, 8 जो आ रहा है वो भी इस रेंज में आ रहा है। दिस इज वियर्ड, क्यों आ रहा है इस रेंज में पता नहीं। 4 जो आ रहा है वो इस रेंज में आ रहा है, 2 जो आ रहा है वो इस रेंज में आ रहा है। ओके, जस्ट देखना पड़ेगा एक बार क्या हुआ यहाँ पे, बट या मैंने शायद कोड में कुछ गलती लिखा हुआ, आई विल सी दैट। बट या आप इसको विजुलाइज कर सकते हो कि आपका रेंज क्या है। ये डेटा फ्रेम मैंने इसलिए बनाया, आप बाद में इसको थोड़ा सा देख लेना गिटहब पे जाकर के। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, सिंस मेरे कॉलम्स ट्रांसफॉर्म हो गए हैं, अब मैं फिर से डिसीजन ट्री लगा रहा हूँ। इस बार ट्रांसफॉर्म्ड डेटा के ऊपर मैं फिर से प्रिडिक्शन कर रहा हूँ एक्स टेस्ट ट्रांसफॉर्म्ड के ऊपर, और फिर से एक्यूरेसी स्कोर निकालूंगा। और कुछ खास इंप्रूवमेंट नहीं हुआ एक्चुअली। व्हाट वी कैन डू इज व्हाट वी कैन डू इज कि हम बढ़ा दें अगर ये वैल्यूज, और लेट्स सी अभी क्या होता है। देखो यहाँ पे थोड़ा सा आपका बढ़ गया, 63 के राउंड चला गया 15 करने पे। तो वही मैं आपको बोल रहा हूँ कि वो पैरामीटर्स आपको थोड़े से चेक करने पड़ेंगे। ये पहले से आपको समझ में नहीं आएगा कि कितने पे सही रिजल्ट आएगा। थोड़ा समझ में आ सकता है अगर आप डेटा को प्लॉट करके देखो, हमने किया नहीं वो। और अगर आप क्रॉस वैल स्कोर निकालो तो क्रॉस वैल स्कोर तो उतना ही आ रहा है वैसे। बट या आप ट्राई करके देखना। मैंने क्या कर दिया है, मैंने आप लोगों के लिए एक फंक्शन बना दिया है डिस्क्रेटाइज बोल के। इसमें आपको बस दो चीजें बतानी है, नंबर ऑफ बिन्स और स्ट्रैटेजी। ये पलट करके क्या करेगा, ये आपको एक्यूरेसी कैलकुलेट करके दे देगा और आपको ग्राफ्स भी प्लॉट करके दिखाएगा। तो मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, मैं इस कोड को एक बार रन कर रहा हूँ, और मैंने यहाँ पे डिस्क्रेटाइज में क्वांटाइल भेजा सबसे पहले। और ये देखो गाइस, क्वांटाइल करने पे 63% के अराउंड अपना एक्यूरेसी आ रहा है। और ये देखो ये है अपना एज कॉलम।
ये अपना एज का डिस्ट्रीब्यूशन बिफोर एनी ट्रांसफॉर्मेशन। और अब देखो आफ्टर द क्वांटाइल बिनिंग ट्रांसफॉर्मेशन यू कैन सी आपका यूनिफॉर्म हो गया है, राइट, आपका स्प्रेड यूनिफॉर्म हो गया जैसा कि करता है आपका क्वांटाइल बिनिंग, ठीक है। सिमिलरली अगर आप फेयर का बात करो तो फेयर तो बहुत ही ज्यादा राइट स्क्यूड था, बट यू कैन सी आपका काफी यूनिफॉर्म हो गया, ठीक है। अब मैं आपको जल्दी से दिखाता हूँ 10 रखते हुए यूनिफॉर्म वाला पहला वाला इक्वल विड्थ। यहां पे देखना आपका बहुत ज्यादा चेंज नहीं आएगा डिस्ट्रीब्यूशन में, बिल्कुल वैसा ही दिखाई देगा, सी बिल्कुल ऑलमोस्ट वैसा ही दिखाई दे रहा है। फेयर वाला भी ऑलमोस्ट वैसा ही दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर आप देखो लेट्स से के मीन्स वाला, के मीन्स तो अभी भी ऑलमोस्ट वैसा ही रहेगा मोर और लेस, बस वही है कि आपने क्लस्टर्स या इंटरवल्स थोड़े से कम बनाए, ठीक है। तो व्हाट यू कैन डू इज जस्ट टेक अ डिफरेंट डेटा सेट और उसके ऊपर ये चीज अप्लाई करके देखो। ये तो मैंने जबरदस्ती एग्जांपल क्रिएट करने के लिए ये डेटा सेट बना दिया ऐसा, बट एक प्रॉपर डेटा सेट पे जाकर के अगर आप अप्लाई करोगे देयर इज अ ग्रेट चांस कि आपको कुछ ना कुछ बढ़िया दिखाई देगा, ठीक है। तो या दैट्स इट फॉर बिनिंग डिस्क्रिटाइजेशन। या वन लास्ट थिंग, कस्टम या डोमेन बेस्ड बिनिंग किसको बोलते हैं। सो अभी तक तो क्या हो रहा था कि हम तीनों में से कोई एक यूज कर रहे थे, इक्वल विड्थ, इक्वल फ्रीक्वेंसी या फिर के मींस। कभी कभी आप क्या करोगे कि आपको नॉलेज होगा डेटा का या आपको बिजनेस का नॉलेज होगा, तो आप अपने हिसाब से भी बिनिंग कर सकते हो। जैसे कि मान लो आप एक बिनिंग करते 0 से लेके 18 ईयर्स, ये आपका एक इंटरवल है जिसमें आप जिसको आप किड्स बुलाते हैं। 18 से लेके 55 या 60 तक आप एक दूसरा कैटेगरी बना देते, और 60 से जो भी आगे तक है उसको आप एक लास्ट कैटेगरी बना देते। तो ये जो आपने बनाया ये आपने अपने नॉलेज के हिसाब से बनाया। आपको पता है कि 18 मतलब अडल्ट, ठीक है, और 60 के ऊपर आपका रिटायरमेंट एज है, बूढ़े लोग वहां पे होते हैं। तो ये आपका डोमेन नॉलेज है। तो आप कभी कभी क्या करते हो, आप इसको यूज करते हो रादर देन यूजिंग कस्टम सॉरी साइकिट लर्न का वो 3 स्ट्रैटेजीज, यू यूज योर ओन नॉलेज टू क्रिएट दीज बिन्स, ठीक है। तो कभी कभी ये भी काम आ जाता है। अनफॉर्चुनेटली आप ये चीज साइकिट लर्न के थ्रू नहीं कर सकते, ये ऑप्शन नहीं मिलता है आपको। इसके लिए पैंडास में खुद से लॉजिक लिखना पड़ेगा, सो कैन नॉट डू इट यूजिंग साइकिट लर्न, ठीक है। तो कस्टम डोमेन बेस्ड बिनिंग यही है कि अपने नॉलेज के हिसाब से बिन्स क्रिएट करना, तो इसमें कुछ खास है नहीं पढ़ाने का, ठीक है। तो ये तो बात हो गई गाइस अबाउट डिस्क्रिटाइजेशन, ये काफी डिस्कशन हमने कर लिया इसके ऊपर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बाइनराइजेशन, ठीक है। तो बाइनराइजेशन क्या होता है, इट्स अ स्पेशल केस ऑफ डिस्क्रिटाइजेशन। डिस्क्रिटाइजेशन में आप क्या करते हो, एक कंटिन्यूअस वैल्यू को आप डिस्क्रीट में कन्वर्ट करते हो, राइट। बाइनराइजेशन में आप क्या करते हो, आप एक कंटिन्यूअस वैल्यू को, एक न्यूमेरिकल वैल्यू को बाइनरी में कन्वर्ट करते हो, 0 या 1। जैसे कि एक एग्जांपल दे सकते हो आप कि मान लो आपके पास एनुअल इनकम है, ठीक है। अब आपका एनुअल इनकम अगर 6 लाख से कम है तो आप टैक्सेबल जोन में नहीं हो, मतलब 0। अगर ज्यादा है तो आप टैक्सेबल जोन में हो, तो 1। तो यहां पे आपने क्या किया, आपने अपने इनकम को इस बाइनरी वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया, टैक्सेबल और नॉट। तो इसी को बोलते हैं बाइनराइजेशन। कभी कभी कुछ स्पेसिफिक केसेस में ये काम आ जाता है, जैसे इसका एक बहुत बढ़िया यूज केस है इमेज प्रोसेसिंग। सो इमेज प्रोसेसिंग में आपके पास पिक्सल्स होते हैं जिनका वैल्यू 0 से 255 होता है, कलर इमेजेस, ठीक है। अब आपको अगर इसको ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट करना है तो आप 0 एक थ्रेशोल्ड वैल्यू रख लेते हो 127.5। इससे नीचे अगर पिक्सल का वैल्यू तो आप उसको 0 कर देते हो, मतलब ब्लैक कर देते हो, और इससे ऊपर होता है तो आप उसको 1 कर देते हो, मतलब व्हाइट कर देते हो। तो ये जो पिक्सल आपके, ये जो इमेज आपके पास था कलर्ड इमेज, वो अब क्या बन गया, वो ब्लैक एंड व्हाइट इमेज बन गया, ठीक है। तो बहुत ही नीश काइंड ऑफ टेक्निक है ये, बहुत स्पेसिफिक जगहों पे आपको काम आता है। जबरदस्ती के लिए मैंने आपको एक कोड दिखाना है अभी, मैंने बनाया अभी यहाँ पे साइकिट लर्न में एक बाइनराइजर बोल के क्लास होता है, आप इस क्लास को यूज करते हो। इसमें बस आपको 2 इनपुट्स देने होते हैं, थ्रेशोल्ड, जैसे उस लास्ट वाले एग्जांपल में 127.5 वाज अ थ्रेशोल्ड, उसके नीचे सब 0, उसके नीचे सब 1, उसके ऊपर सब 1। और एक होता है कॉपी। सो अगर आप सैलरी कॉलम के ऊपर बाइनराइजर लगाओगे और आपका कॉपी का वैल्यू ट्रू है तो ये एक नया कॉलम बना देगा, ठीक है। और अगर इसका वैल्यू फॉल्स है
तो ये सैलरी वाले में ही चेंजेस कर देगा। यही 2 पैरामीटर्स होते हैं इस क्लास में और बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। मैं आपको जल्दी से एक चीज़ दिखाता हूँ। मैंने एक कोड इसके लिए प्रिपेयर कर रखा है। इस बार वही टाइटैनिक वाला डेटा सेट पकड़ के चल रहे हैं क्योंकि अब आपका अंडरस्टैंडिंग थोड़ा बढ़िया हो गया होगा। तो यहाँ पे मैंने एज, फेयर, सिबलिंग, स्पाउस, पेरेंट, चाइल्ड और सर्वाइव्ड कॉलम्स ले लिए, ठीक है। और फिर से एज वाली सारी वैल्यूज को ड्रॉप कर दिया। ये ना मेरा df डॉट हेड, ठीक है। तो अब ये है मेरा डेटा सेट। अब मैंने इसमें क्या किया, सिबलिंग, स्पाउस और पेरेंट चाइल्ड को जोड़ दिया और फैमिली बोल दिया उसको, ठीक है। ये देखो, और अब अगर मैंने इसको रन किया तो यू कैन सी कि अब मेरे पास एक और एक्स्ट्रा कॉलम है फैमिली बोल के, जहां पे इन दोनों का सम है, ठीक है। और फिर मुझे सिबलिंग, स्पाउस और पेरेंट चाइल्ड की जरूरत नहीं थी, तो मैंने इन दोनों कॉलम्स को ड्रॉप कर दिया। और ये करने के बाद अब मेरा डेटा सेट ऐसा दिखाई देता है। सो ये मेरा आउटपुट कॉलम है, बाकी तीनों मेरे इनपुट कॉलम्स हैं। जस्ट सेइंग, मैं एज और फेयर के ऊपर कुछ भी नहीं करने वाला, मैं सारा काम फैमिली के ऊपर करने वाला हूँ, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले मैंने एक्स और वाई निकाल लिया, उसके बाद मैंने ट्रेन टेस्ट स्प्लिट भी कर दिया, और ये रहा मेरा एक्स ट्रेन। आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे विदाउट बाइनराइजेशन जब मैंने किया, इन तीनों कॉलम्स को एज इट इज यूज किया, डिसीजन ट्री लगाया, तो मेरा एक्यूरेसी जो आ रहा था दैट वाज कमिंग आउट टू बी 62.9%। आई डोंट नो व्हाई बार बार यही नंबर आ रहा है। और क्रॉस वैलिडेशन स्कोर भी 64, मतलब आसपास ही है। अब बाइनराइजर का कॉन्सेप्ट मैंने कैसे लगाया, मैंने बोला कि मुझे ये पता करना है कि कोई पैसेंजर अकेले ट्रैवल कर रहा है या नहीं, कोई भी पैसेंजर अकेले ट्रैवल कर रहा है कि नहीं, ठीक है। तो अगर फैमिली का वैल्यू 0 है तो इसका मतलब बंदा अकेले ट्रैवल कर रहा है। अगर फैमिली का वैल्यू 0 से ज्यादा है मतलब उसके साथ कोई ट्रैवल कर रहा है। तो मेरा जो ये फैमिली कॉलम है, इसको मैं ट्रांसफॉर्म कर रहा हूं इनटू अ न्यू कॉलम, ट्रैवलिंग अलोन। सो 0 मतलब नहीं कर रहा है, हाँ कर रहा है, 1 का मतलब नहीं कर रहा है, ठीक है। सो अब बस क्या करना है हमें, हमें बस इतना करना है कि मैंने एक ट्रांसफॉर्मर बना लिया, बाइनराइजर। यहाँ पे मैं आपको एक बार ये क्लास दिखा देता हूँ। दिस इज द क्लास। थ्रेशोल्ड ऑलरेडी 0 है तो मुझे कुछ चेंज करने का जरूरत नहीं है। कॉपी ट्रू था तो मैंने कॉपी फॉल्स कर दिया, बिकॉज मुझे एग्जिस्टिंग कॉलम में चेंजेस चाहिए, फैमिली वाले कॉलम में चेंजेस चाहिए। तो ये रहा मेरा पूरा सेटअप। बाकी के कॉलम्स को पास थ्रू कर दिया और ट्रांसफॉर्म मार दिया। और ट्रांसफॉर्म करने के बाद ये देखो गाइस, सो पहला वाला 1 आ रहा है। सो इसका मतलब जो पहला पैसेंजर था वो किसी के साथ ट्रैवल कर रहा है, ही इज नॉट अलोन। और ये जो चौथा पैसेंजर है, ये बंदा अकेले ट्रैवल कर रहा है, ये बंदा, ठीक है। तो बस बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया और फिर से डिसीजन ट्री एंड ऑल लगाया, तो एक्चुअली 63 के अराउंड आ रहा है। कुछ खास इंप्रूवमेंट नहीं हुआ, मतलब थोड़ा इंप्रूवमेंट हो गया समहाउ, आई डोंट नो, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट मैंने अलग किया लास्ट टाइम या क्या किया, बट पता नहीं, लास्ट टाइम से ज्यादा हल्का सा बढ़ गया। ठीक है, बढ़ गया तो बढ़ गया। ये एग्जाम्पल बहुत एक्यूरेट नहीं है, इसके ऊपर आप रिलाई नहीं कर सकते। मैं बस आपको कॉन्सेप्ट दिखाने के लिए एग्जाम्पल दिखा रहा था, कुछ खास यहाँ पर है नहीं, ठीक है। तो ये हो गया एक और फीचर इंजीनियरिंग टेक्निक जो हम पढ़ने वाले थे, हाउ टू एनकोड न्यूमेरिकल डेटा। और कभी कभी ये काम आ जाएगा आपको, ठीक है। तो इसको अपने दिमाग में रखना। और यूसेज तो बहुत ईजी है, आपने देख ही लिया। हो सके तो एक बार कोड्स डाउनलोड करके ट्राई कर लेना, ठीक है। So yeah, that's it for the video. Thanks for watching. Bye.